हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम सॉल्व कर रहे हैं हमारी सोशोलॉजी की 1500 क्वेश्चन सीरीज़। इसमें हमने 1400 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। उसके आगे के क्वेश्चंस को हम आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देर न करते शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। लिंग के बीच अंतर शिक्षा और पर्यावरण का परिणाम है, प्रकृति का नहीं। द डिफरेंस बिटवीन द सेक्सेस वेर ए प्रोडक्ट ऑफ एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट एंड नॉट ऑफ नेचर। दूसरा कारण है स्त्रियों का समाजीकरण इस प्रकार से होता है कि वे माँ और पत्नी पहले बने। तो यहाँ पर अगर आप दोनों कथनों को ठीक से पढ़ेंगे तो पहला कथन कह रहा है कि जो जेंडर डिफरेंसेस हैं ये हमें प्रकृति के द्वारा उतना नहीं सिखाया जाता जितना कि हमें समाज के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, पर्यावरण के द्वारा सिखाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, समाज ही हमें इन सब चीज़ों से परिचित करवाता है। दूसरा कारण है कि स्त्रियों का समाजीकरण ऐसे होता है कि वो माँ और पत्नी पहले बने, मतलब उनको बचपन से ही ऐसा सिखाया जाता है कि तुम्हें शादी करके दूसरे घर में जाना है, तुम्हें एक माँ के तरीके से तुम्हारे अंदर दया होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए। वो सारे गुण उनको बचपन से सिखाए जाते हैं, तो उनका समाजीकरण ही इस तरीके से होता है। तो दोनों ही सही हैं और दोनों ही कथन और कारण इसकी सही व्याख्या करता है। तो ए यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फीमेल यूनिक फीमेल यूनंच, इसको ऐसे लिखते हैं। इस बुक के राइटर पूछ रहा है। ऑप्शन है सिमोन दे बुआ, जर्मन ग्रीर, मैरी वुलस्टोन क्राफ्ट, दुर्गाबाई देशमुख। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जर्मन ग्रीर की है, ये सेकंड जो ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी पुस्तक के रचयिता कौन है? सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी। ऑप्शन है अन्ना ओकले, टलकट पार्सन्स, नीरा देसाई, महाश्वेता देवी। तो सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी ये जो बुक है ये है अन्ना ओकले की। अगला क्वेश्चन, बीना अग्रवाल एक विकास शास्त्री हैं जो जानी जाती हैं महिला स्वास्थ्य के लिए, महिला संपत्ति अधिकार के लिए, या फिर महिला भक्ति आंदोलन के लिए, या फिर महिला शिक्षा कार्य के लिए। तो बीना अग्रवाल जो है वो मोस्टली जानी जाती है वुमेन प्रॉपर्टी राइट्स के लिए। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बार्गेनिंग एंड जेंडर रिलेशंस विद इन एंड बियॉन्ड द हाउस होल्ड की लेखिका कौन है? बीना अग्रवाल, नीरा देसाई, तृप्ति शाह, मैत्रेयी कृष्णराज। बार्गेनिंग एंड जेंडर रिलेशनशिप, ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं बीना अग्रवाल जी। अगला क्वेश्चन, किन प्रख्यात विद्वानों को उनके भारत विद्या पाठीय दृष्टिकोण में योगदान के लिए जाना जाता है? जी.एस. गुरिये, लुइस ड्यूमा, एन.के. बोस, ए.आर. देसाई। तो यहाँ पर संकेत दिए हुए हैं और आपको सही आंसर गेस करना है। तो घुरिये और ड्यूमा ये भारत विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से रहे हैं, तो यहाँ पर ए और बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जी.एस. गुरिये की कृतियाँ कौन सी है? ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया, सिटीज़ एंड सिविलाइजेशन, कल्चर एंड सोसाइटी, इंडियन साधुज। तो जी.एस. गुरिये की इनमें से कौन कौन सी कृतियाँ हैं? ऑप्शन नीचे कूट दिया हुआ है, आपको सही आंसर चूज़ करना है। तो सिटीज़ एंड सिविलाइजेशन इनकी पुस्तक है, कल्चर एंड सोसाइटी है, इंडियन साधुज है। तो मतलब कि बी, सी एंड डी, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पीपल ऑफ इंडिया नामक विस्तृत कृति का किसने संपादन किया था? एम.एन. श्रीनिवास, आंध्र बेदे, के.एस. सिंह, डी.पी. मुखर्जी। तो यहाँ पर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग के.एस. सिंह राइट हो जाएंगे। वैसे पीपल ऑफ इंडिया के संपादक में 3 नाम आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है के.एस. सिंह यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एम.एन. श्रीनिवास को उनके कामों के लिए जाना जाता है। ऑप्शन है प्रभुजाति, लौकिकीकरण, सभ्यताओं की तुलना, विकास का रास्ता। इंग्लिश इनकी देख लीजिए तो थोड़ा आपको आसान लगेगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, एक तो डोमिनेंट कास्ट के लिए ये जाने जाते हैं और दूसरा इन्होंने लौकिकीकरण की बात की है। तो पहला और बी किस में आ रहा है? फोर्थ ऑप्शन में आ रहा है। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न से किस एक भारतीय समाजशास्त्री ने अपने अध्ययन के लिए संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया है? स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव को किसने यूज़ किया है? डी.पी. मुखर्जी, ए.आर. देसाई, एम.एन. श्रीनिवास, एन.के. बोस। तो डी.पी. मुखर्जी मार्क्सशास्त्री रहे हैं, ए.आर. देसाई भी द्वंद्ववादी परिप्रेक्ष्य से रहे हैं,
और एन.के. बोस सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य से रहे हैं। एम.एन. श्रीनिवास जी जो हैं ये संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य से रहे हैं। सी या थर्ड जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एन.के. बोस ने नृजातीय अध्ययन सामग्री के आधार पर किस राज्य के आदिवासी समुदाय की प्रकृति के संबंध में चर्चा की है? ऑप्शन है उड़ीसा, मेघालय, राजस्थान और लास्ट है नागालैंड। नेचर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी में किस राज्य के आदिवासी समुदाय की प्रकृति के संबंधों की बात की इन्होंने? तो इन्होंने अध्ययन किया था उड़ीसा की जो आदिवासी समुदाय है, यहाँ पर फर्स्ट जो ऑप्शन हो जाएगा ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ट्राइबल लाइफ इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? एन.के. बोस, के.एस. सिंह, एस.एल. दोशी, एम.एन. श्रीनिवास। ट्राइबल लाइफ इन इंडिया, ट्राइबल लाइफ इन इंडिया पुस्तक है एन.के. बोस की, सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य से इन्होंने अध्ययन किया हुआ है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय समाजशास्त्री ने नृवंश विज्ञान शास्त्री, भारतविदों और इतिहासकारों के दृष्टिकोण को सम्मिलित करते हुए एकल रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया? ए.आर. देसाई, आंद्रे बेटे, एन.के. बोस, डेविड हार्डिमैन। एंथ्रोपोलॉजिकल कौन है जिसने कि भारतविद, इतिहासकार, विज्ञान शास्त्री इन सभी दृष्टिकोणों को सम्मिलित करने का प्रयास किया है? तो वो सिद्धांतकार हैं एन.के. बोस जी। अगला क्वेश्चन, सुरजीत सिन्हा का कार्य मुख्यतः निम्न में से किस पर आधारित है? जनसांख्यिकी का समाजशास्त्र, जनजाति जाति सातत्यता, जनजातीय आंदोलन, क्षेत्रीय अध्ययन। तो आपको इनमें से ऑप्शन चूज करने हैं। तो यहाँ पर अगर आप इनको देखेंगे तो सोशोलॉजी ऑफ डेमोग्राफी की बात इन्होंने नहीं की है, बाकी की ये तीनों ऑप्शन जनजाति जाति सातत्य, जनजातीय आंदोलन, क्षेत्रीय अध्ययन, इन तीनों का इन्होंने किया है। तो बी सी डी ऑप्शन देख लीजिए, थर्ड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका ये मानना था कि जनजातियों को सांस्कृतिक स्वायत्तता होनी चाहिए? डी.पी. मुखर्जी, सुरजीत सिन्हा, एस.एल. दोशी, एन.के. बोस। जनजातियों को कल्चरल ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए, ये मान्यता किसकी थी? तो ये मान्यता थी सुरजीत सिन्हा की। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये यूजीसी नेट में भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों में से किसका अध्ययन एस.एल. दोशी द्वारा किया गया है? भील, गारो, बोडो, भोटिया। तो एस.एल. दोशी जी ने किस ट्राइब का स्टडी किया है? तो इन्होंने किया था भील जनजाति का। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा परिप्रेक्ष्य इस मान्यता पर आधारित है कि भारतीय समाज अद्वितीय है और भारतीय सामाजिक संस्थाओं को मूल कृतियों के द्वारा बेहतर समझा जा सकता है? सबाल्टर्न परिप्रेक्ष्य है, भारत विद्या अध्ययन है, सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य है या फिर संरचनात्मक प्रकार्यात्मक? तो कौन सा मानता है कि भारतीय सामाजिक संस्थाओं को मूल कृतियों के द्वारा ही हम समझ सकते हैं? तो वो है इंडोलॉजिकल यानी भारत विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, जिसके प्रमुख विचारक रहे हैं जी.एस. कुरिए और ड्यूमोन। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ यहाँ पर अवधारणाएं दी हुई हैं, एक तरफ उनके ऑथर्स है, तो आपको मैच करना है और फिर नीचे से यहाँ पर आपको कोड मिला करके बताना है। तो संस्कृतिकरण की अवधारणा बहुत आसान सा है, एम.एन. श्रीनिवास ने दिया है, यानी पहले का 4 हो जाएगा। प्योर ये बात करते हैं लुईस ड्यूमो, और इसके बाद डायलेक्टिक्स की बात करेंगे डी.पी. मुखर्जी। द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी ये एन.के. बोस ने बात करी है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जो ऑप्शन आपके मैच हो रहे हैं वो हो रहे हैं 4 और 3 2 1। तो 4 3 2 1 किस में आ रहा है? सेकेंड ऑप्शन में आ रहा है। तो यहाँ पर सेकेंड वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टू विच स्कूल ऑफ थॉट्स लुईस ड्यूमो बिलोंग्स? जो लुईस ड्यूमो है किस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं? तो अभी ये क्वेश्चन मैंने बताया था भारत विद्या शास्त्री परिप्रेक्ष्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत विद्या परिप्रेक्ष्य निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं करता है? प्राचीन ग्रंथ, धार्मिक पांडुलिपि, महाकाव्य या फिर आनुभाविक स्टडीज़? तो ये आनुभाविक स्टडीज़ को सम्मिलित नहीं करता है। आनुभाविक स्टडीज़ पे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट जो हैं वो ज़्यादा काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से भारतीय समाजशास्त्री पश्चिमी सामाजिक विज्ञान के प्रत्यक्षवाद के विरुद्ध थे? डी.पी. मुखर्जी, लुईस ड्यूमो, एम.एन. श्रीनिवास, ए.आर. देसाई।
तो पश्चिमी सामाजिक विज्ञान के प्रत्यक्षवाद के अगेंस्ट थे डीपी मुखर्जी। पहला यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन से भारतीय समाजशास्त्री अपने आप को मार्क्सवादी के स्थान पर मार्क्सशास्त्री कहलाना पसंद करते थे? डीपी मुखर्जी, ए.आर. देसाई, एन.के. बोस, जी.एस. घुरिये। तो डीपी मुखर्जी अपने आप को मार्क्सशास्त्री कहलाना पसंद करते थे रेदर देन की मार्क्सवादी। अगला प्रश्न है, कौन भारतीय मलिन बस्तियों में सामाजिक सांस्कृतिक उपांतता के प्रस्तावक हैं? विक्टरस डिसूजा, डीपी मुखर्जी, लुइस ड्यूमो, डेविड हार्डिमैन। सामाजिक सांस्कृतिक उपांतता इसको बोलते हैं सोशियो कल्चरल मार्जिनलिटी। तो इसका जो अध्ययन है वो विक्टरस डिसूजा ने है। इसके प्रस्तावक विक्टरस डिसूजा रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दलित नारीवाद के क्षेत्र में किसका योगदान है? सिमोन दे बुआ, क्रिस्टिन डेल्फी, शर्मिला रेगे, नीरा देसाई। तो दलित फेमिनिज्म के क्षेत्र में जो शर्मिला रेगे जी हैं इनका बहुत योगदान रहा है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मीरा कौशाम्बी ने निम्न में से किस महानगर की प्रजातीय संरचना तथा भाषाई समूह का अध्ययन किया था? अहमदाबाद, बम्बई, पुणे, बेंगलुरु। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बॉम्बे। सेकेंड ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर की डॉक्टरेट थीसिस आख्यायित थी, यानी उन्होंने किस पे थीसिस की थी, उसका टाइटल क्या था? द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज इन एंशियंट इंडियन कॉमर्स, स्टेट एंड माइनॉरिटीज, एनिलेशन ऑफ कास्ट, या फिर कमर्शियल रिलेशंस ऑफ इंडिया। तो ये आसान सा प्रश्न है। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इस टॉपिक पे या इस टाइटल से उन्होंने अपनी थीसिस प्रकाशित करी थी। अगला क्वेश्चन, कास्ट इज होलिस्टिक एंड हायरार्किकल, whose statement is this? इरावती कर्वे, देसाई, लुइस ड्यूमो, एम.एन. श्रीनिवास। कास्ट इज होलिस्टिक एंड हायरार्किकल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लुइस ड्यूमो। इन्होंने संस्तरणात्मक बताया था, समग्रवादी और संस्तरणात्मक है। अगला क्वेश्चन, किस समाजशास्त्री ने सूदखोर और किसानों के संबंध को आधिपत्य के संबंध में देखा है? सूदखोर और किसान, इनको आधिपत्य के संबंध में किसने देखा? एस.सी. दुबे, डीपी मुखर्जी, एन.के. बोस, डेविड हार्डिमैन। तो यहाँ पर जो डेविड हार्डिमैन है जो कि अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य से रहे हैं, इन्होंने इसको आधिपत्य के संबंध के रूप में देखा था। अगला क्वेश्चन, समीरपेट गांव के अध्ययन के लिए एस.सी. दुबे ने किस अध्ययन पद्धति का चुनाव किया था? संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, पुस्तकीय, मार्क्सवादी, या फिर सभ्यतागत। तो इन्होंने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति का चुनाव किया था। अगला क्वेश्चन, जॉर्ज रिचर्ड ने अपनी किस पुस्तक में उत्तराधुनिकता, उत्तराधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिक सामाजिक सिद्धांत की चर्चा की है? मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशंस, इंट्रोड्यूसिंग पोस्ट मॉडर्निज्म, ए वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। तो कौन सी पुस्तक थी जिसमें उन्होंने उत्तराधुनिकता, उत्तराधुनिकतावाद और उत्तराधुनिक सामाजिक सिद्धांत इनकी बात की है? जॉर्ज रिचर्ड की पुस्तक, उस पुस्तक का नाम है मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिम मैकगुगन ने उत्तर आधुनिकता के निम्न में से किस तत्व का उल्लेख नहीं किया है? ये ज्ञान और संस्कृति की एक दशा है, इससे आधुनिक सामाजिक संस्थाएं कमज़ोर होती हैं, यह एक ग्लोबल समाज का निर्माण करती है, यह समाज को आधुनिकता की गिरफ्त से मुक्ति देती है। तो पोस्ट मॉडर्निटी इज़ नॉट मेंशन्ड बाय जिम मैकगुगन। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसको उन्होंने मेंशन नहीं किया है? तो उन्होंने ज्ञान संस्कृति की दशा इसका किया है, ग्लोबल समाज का निर्माण करती इसको बताया है, समाज को आधुनिकता की गिरफ्त से मुक्त करती इसका भी किया है, लेकिन ये वीकेंड्स करती है मॉडर्न सोशल इंस्टीट्यूशंस को, ऐसा नहीं बताते। यहाँ पर सेकंड जो है ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस समाजशास्त्री ने प्रतीकात्मक विनिमय की अवधारणा का उत्तर आधुनिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है? बॉडिलार्ड, जिम मैकगुगन, रिचर्ड गोट, जॉर्ज रिचर्ड। सिंबॉलिक एक्सचेंज, प्रतीकात्मक विनिमय की अवधारणा को उत्तर आधुनिक विश्लेषण में किसने यूज़ किया है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो जाएगा जीन बॉडिलार्ड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता उत्तर आधुनिकतावाद की नहीं है? उत्तर आधुनिकता बहुआयामी है,
उत्तर आधुनिकता विखंडन में दिखाई देती है। उत्तर आधुनिकता स्थानीय कारकों की खोज है। उत्तर आधुनिकता महान वृत्तांत, महान भाषा और महान सिद्धांत की पक्षधर है। तो इसमें से विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। तो यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है, उत्तर आधुनिकता महान वृत्तांत की पक्षधर है, तो ये बिल्कुल गलत है। महान वृत्तांतों का उत्तर आधुनिकतावादी खंडन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर आधुनिकतावाद के सिद्धांत में लैंग्वेज गेम्स की चर्चा किस सामाजिक वैज्ञानिक ने की है? लियोटार्ड, फुको, बोर्डिलार्ड या फिर डेरिडा। लैंग्वेज गेम्स, इसकी चर्चा किसने की है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लियोटार्ड। अगला क्वेश्चन, उत्तर संरचनावादियों में किसने ज्ञान और शक्ति के बीच संबंध पे बल दिया है? लेमर्ट, मूलर, लेविस्ट्रॉस या फिर फुको। तो इनमें से कौन है जिन्होंने ज्ञान और शक्ति के संबंध की बात की है? तो यहाँ पर फुको लास्ट वाला जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को परिभाषित करते हुए तार्किक रूप से अंतः संबंधित ऐसे तर्क वाक्यों के समूहों को कहते हैं जिससे आनुभाविक या प्रयोगसिद्ध समानताओं को निकाला जा सकता है? इनमें से ये परिभाषा जो है किसने दी थी? R.K. मर्टन, W.A. वॉलेस, P.S. कुहेन, एमाइल दुर्खीम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा R.K. मर्टन। अगला क्वेश्चन, जेफरी अलेक्जेंडर के अनुसार निम्न में से कौन सी संरचनात्मक प्रकारवाद से संबंधित समस्या नहीं है? प्रतिव्यक्तिवाद, रूढ़िवाद, एकीकरण या फिर आदर्शवाद। तो इसमें से इन्होंने कौन सी संरचनात्मक प्रकारवाद की समस्या नहीं बताई है? तो एकीकरण को इन्होंने समस्या नहीं बताया था। थर्ड ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रकारवादी नहीं है? हर्बर्ट स्पेंसर, टलकट पार्सन्स, रॉबर्ट के मर्टन, इरविंग गॉफमैन। तो यहाँ पर इरविंग गॉफमैन जी जो है ये संरचनात्मक प्रकारवादी नहीं है या प्रकारवादी नहीं है, ये नाट्यशास्त्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, संरचनात्मक प्रकारवाद में किसने एजिल मॉडल, एडॉप्टेशन, गोल, इंटीग्रेशन एंड लेटेंसी इसको यूज़ किया है? टलकट पार्सन्स, रॉबर्ट के मर्टन, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खीम। तो एजिल मॉडल की चर्चा करते हैं टलकट पार्सन्स। अगला क्वेश्चन, जेफरी अलेक्जेंडर की प्रमुख कृतियां हैं न्यू फंक्शनलिज्म, थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी, न्यू फंक्शनलिज्म एंड बियॉन्ड, द डिफरेंशिएशन ऑफ सोसाइटी। तो इसमें से आपको कूट में सही उत्तर का चुनाव करना है। तो यहाँ पर ऊपर की तीनों पुस्तकें इनकी हैं ABC। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिद्धांत समाज में सीमित संसाधनों पर समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा पर केंद्रित है। कौन सा सिद्धांत है? ऑप्शन है प्रकार्यात्मक, संघर्ष, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक या फिर प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। तो यहाँ पर सीमित संसाधनों के बीच प्रतिस्पर्धा की बात आ रही है, तो कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट थियरी। अगला क्वेश्चन, यह सुझाव किसका है कि संघर्ष का समाज में प्रकार्यात्मक महत्व है? रेंडल कॉलिंस, रॉल्फ डेंडॉर्फ, लेविस कोजर या फिर कार्ल मार्क्स। तो कॉन्फ्लिक्ट को फंक्शनल इम्पोर्टेंस दी है किसने? सोसाइटी में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लुइस कोजर। थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वो अमंग द फॉलोइंग क्रिटिसाइज्ड मार्क्सियन थियरी एज ए मोनोकॉजल एक्सप्लेनेशन फॉर ए मल्टी कॉजल वर्ल्ड। मार्क्स के सिद्धांत को बहुउद्देशीय विश्व की एकल कारणीय व्याख्या ऐसा कहकर उसकी आलोचना किसने की है? रेंडल कॉलिंस, लुइस कोजर, रॉल्फ डेंडॉर्फ या फिर मैक्स वेबर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वेबर। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, कॉलिंस और वेबर में काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। मार्क्स के सिद्धांत को आलोचना की है, तो यहाँ पर इन्होंने आंसर की में वेबर को माना है, बट अकॉर्डिंग टू मी मैंने इसको कॉलिंस कहीं पे पढ़ा हुआ है, तो आई एम नॉट श्योर, तो मैं इसको आपको क्लियर करके बताऊँगी। अगला क्वेश्चन, किसने आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन की विधि, उत्पादन के साधन तथा उत्पादन के संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया है?
जॉर्ज शिमेल, कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर। उत्पादन की विधि, उत्पादन के साधन तथा उत्पादन के संबंधों पर ध्यान केंद्रित किसने किया है? तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स जो है इन्होंने ये सारी बातें की हैं। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक कृति अल्थीजर से संबंधित नहीं है? थ्योरी एंड प्रैक्टिस फॉर मार्क्स, रीडिंग कैपिटल्स, लेनिन एंड फिलॉसफी एंड अदर एसेज। तो इसमें से कौन सी अल्थीजर की कृति नहीं है? तो पहली जो पुस्तक है थियरी एंड प्रैक्टिस, ये इनकी पुस्तक नहीं है। अगला क्वेश्चन, किस समाजशास्त्री ने भाषाई दृष्टिकोण से मार्क्सवाद का आकलन किया और मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद का खंडन किया? ऑप्शन है ग्रामसी, कोहेन, जॉन एल्स्टर, जॉन रोमेर। तो इसमें से कौन है जिन्होंने भाषाई दृष्टिकोण से मार्क्सवाद का आकलन किया है? तो वो सिद्धांतकार हैं ग्रामसी। पहला ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अभिव्यक्तिशीलता के युक्तायुक्त सिद्धांत की अवधारणा किसने दी है? गेराल्ड कोहेन, जॉन एल्स्टर, अल्थीजर या फिर हैबरमास। तो ये सिद्धांत दिया है हैबरमास ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उपागमों में से कौन सा मुख्यतः चेतना और अंतर विषयकता पर ध्यान केंद्रित करता है? नजाति पद्धति विज्ञान, तुलनात्मक पद्धति, प्रघटना विज्ञान, प्रकार्यवाद। तो कौन सा मुख्यतः चेतना और अंतर विषयकता पर ध्यान केंद्रित करता है? चेतना की बात आ रही है, प्रघटना विज्ञान, फेनोमेनोलॉजी। अगला क्वेश्चन, आइडियाज इंट्रोडक्शन टू प्योर फेनोमेनोलॉजी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? चिनॉय हेविट, इमाइल दुर्खीम, टिमाशेफ या फिर एडमंड हर्सल। तो ये पुस्तक है एडमंड हर्सल की। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन, रिचर्ड के अनुसार विवरण तैयार करना एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग जगत के अर्थ निर्माण के क्रम में विवरण प्रस्तुत करते हैं। ये कथन किस परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत करता है? अकाउंटिंग की बात हो रही है और कुछ यहाँ पे बात हो रहा है सेंसस की वगैरह की बात हो रही है। ऑप्शन है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, आलोचनात्मक सिद्धांत, घटना क्रिया विज्ञान, नजाति पद्धति शास्त्र। तो अकाउंटिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा? नजाति पद्धति विज्ञान। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये जो प्रश्न अभी मैंने आपको बोला था कि बहुउद्देशीय एकल कारणीय व्याख्या, तो इसका मेरे अकॉर्डिंग रेंडॉल कॉलिंस ही होना चाहिए। अगर किसी के पास इसका कोई प्रॉपर अदर सोर्स है जिसमें मैक्स वेबर शो कर रहा है तो प्लीज़ मुझे सेंड करिएगा, बट मेरे अकॉर्डिंग इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट होना चाहिए। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।